Sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की दिगंत पुस्तक की फर्स्ट चैप्टर बातचीत पढ़ेंगे। इस वीडियो की बात आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो बातचीत का सारांश है फर्स्ट चैप्टर की, इनके लेखक कौन। इनके लेखक बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। इनके लेखक का नाम हमेशा याद रखें आप। लेखक का नाम, जन्म, निधन, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में ज़रूर याद रखें दोस्तों। इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट साहब है। आप लोग इसे नोट करते चलिए, मैं बता दूंगा कहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या है? लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 में हुआ। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। और निधन की अगर बात करें तो 20 जुलाई 1914 में हुई। कब हुई? 20 जुलाई 1914। दोस्तों अगर जन्म स्थान की बात करें तो वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के ये थे। कहाँ के थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को। इसको नोट कर ले, लेखक, जन्म, निधन और जन्म स्थान को लिख ले आप कहीं पे। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जन्म स्थान था। इनके जो माता का नाम था वो पार्वती था और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? माता का नाम पार्वती और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इनके जो पिता थे, इनके पिता एक व्यापारी थे और इनकी जो माता एक सांस्कृतिक महिला थी। इनकी माता कैसी थी? सांस्कृतिक महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की लालसा जगाई। हाँ, ये बात सही है कि बालकृष्ण भट्ट साहब को बचपन में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो उनकी माँ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा उनके पढ़ाई को लेकर। उनकी माता का एक बड़ा योगदान रहा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे कि बालकृष्ण को पढ़ाई में मन लगने में यानी पढ़ाई को करने में जो सहायता कौन करती थी? तो उनकी माँ थी। उनकी माँ का नाम क्या था? पार्वती। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे के पेज में हम लोग देखें क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए, आपसे हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि किस युग में लिखी गई थी। तो युग का नाम हमेशा आप लोग याद रखें, भारतेंदु युग थे। किस युग की बात कर रहे थे हम लोग? भारतेंदु युग। इसको नोट कर ले, भारतेंदु युग। अब दोस्तों आगे की बात करें तो काल आ रहा है। काल का मतलब हो गया आधुनिक काल, यानी किस समय। तो ये आधुनिक काल भी आप लोग याद रख ले, लिख ले। उसके बाद देखिए इनके द्वारा बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। आप एक दो नाम हमेशा याद रखें। उपन्यास की अगर बात करें तो पहला उपन्यास आता है न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव इत्यादि। यानी आगे अगर बात करें इसके नाटकों के बारे में तो पद्मावती, शिशुपाल वध, दमयंती, स्वयंवर, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैद्य इत्यादि। यानी इनके प्रमुख नाटकों का नाम है पद्मावती, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैद्य इत्यादि। इनके प्रमुख निबंधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनके प्रमुख निबंध में से है एक भट्ट निबंधमाला, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित है। हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है, तो आपको बताना है कि 2 खंडों में प्रकाशित है। लगभग 1000 प्लस निबंध इन्होंने लिखा है। ये हमेशा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जाएंगे कि कितने लगभग इन्होंने निबंध लिखे हैं, तो 1000 निबंध लिखे हैं। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला, जो कि 33 वर्ष तक प्रकाशित होते रहा। जी हाँ दोस्तों, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली जो कि 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। तो आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। और किस ईस्वी में थे? ईस्वी हमेशा याद रखें, 1877 ईस्वी में। और कितने वर्षों तक प्रकाशित होते रहा? तो 33 वर्षों तक प्रकाशित होते रहा। चलिए दोस्तों इस पेज में तो आपको युग का नाम याद रखना है, काल का नाम याद रखना है, कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। ये हमेशा कुछ से क्वेश्चन उठते रहा। मैं आगे की वीडियो में क्वेश्चन भी पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उसे भी देख लेना। चलिए पाठ का सारांश पढ़ते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों, हर बार पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या सारांश है, यानी ये क्या कह रहा है इस पाठ के माध्यम से, कभी क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। प्रस्तुत निबंध बातचीत के निबंध कारक भारतेंदु युग के महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट है। यानी कहने का मतलब समझिए, प्रस्तुत निबंध जो ये बातचीत निबंध है, इनके जो निबंध कारक है, जिन्होंने इसको लिखा है, जिन्होंने इसको रचा है, वो एक भारतेंदु युग के, किस युग के थे? भारतेंदु युग के। कौन थे? तो महान साहित्यकार थे।
महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट हैं। यानी कहना चाह रहे हैं कि जो ये बातचीत का निबंधकारक भारतेंदु युग के महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उत्कृष्ट रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। यानी उस समय वो उत्कृष्ट रचनाकारों में से एक माने जाते थे। चलिए फिर से पढ़ते एक बार। प्रस्तुत निबंध बातचीत के निबंधकारक भारतेंदु युग के महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उत्कृष्ट रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वाक्य शक्ति के महत्व को बताया है। हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कभी इस पाठ के माध्यम से क्या बतलाना चाहा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वाक्य शक्ति के महत्व को बताया है। किसकी महत्वता को बताया? वाक्य शक्ति को। देखिए, अगर हम लोगों को वाक्य शक्ति का महत्व नहीं पता रहता तो हम लोग आपस में बात नहीं कर पाते, पूरी दुनिया गूंगी सी बनी रहती, ना ही हम लोग अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर पाते, ना ही हम अपने सुख दुख को बता सकते थे। यानी कोई मतलब ही नहीं होता है जीवन का। यानी सब लुंज पुंज पूरी दुनिया पड़ जाएगी अगर हम लोग बातचीत का माध्यम नहीं रहता, अगर बातचीत का वाक्य शक्ति का जो ईश्वर ने अनमोल वरदान दिया अगर वो हम लोग के पास नहीं रहता तो हम लोग एक लुंज पुंज जी दुनिया में जी रहे होते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, इसको नोट कर ले, इससे क्वेश्चन हमेशा आएंगे कि इस पाठ के माध्यम से उन्होंने क्या कहना चाहा, यानी बालकृष्ण भट्ट साहब ने क्या बतलाना चाहा। तो आप लोग हमेशा याद रखें, ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वाक्य शक्ति के महत्व को बताया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए आगे क्या आ रहा है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से भट्ट जी महान विद्वान बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को भी बताते हैं। इस पाठ में दो विद्वानों का चर्चा किया है बालकृष्ण भट्ट साहब ने। एक का नाम जो है बेन जॉनसन और एक का नाम एडिसन है। देखिए हमेशा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विद्वान जो थे बेन जॉनसन उनका मत क्या है और एडिसन के विचार भी बताए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए बेन जॉनसन का मत क्या है, क्वेश्चन आएगा बेन जॉनसन का मत क्या है, तो सुनिए। बेन जॉनसन का मत है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, यानी जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता। यानी उसके विचारों का, उनके स्वविचारों का, उनके दोष का, उनके गुण का पता नहीं चलता है। आखिर वो हमें तभी पता चल सकता है जब हम उनसे बात करेंगे, यानी जब वो वाक्य शक्ति के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट करेंगे हमारे सामने। मनुष्य बोलता नहीं, ठीक, तब तक उसके गुण दोष का नहीं पता चलता। सही बात है। मनुष्य के रूप का साक्षरता बातचीत से ही संभव है। यानी मनुष्य कैसा है, अच्छा है, बुरा है, भला है, जैसा भी हो उसकी साक्षरता को बातचीत से ही परखा जा सकता है, उससे ही संभव है। चलिए आगे बढ़ते। इसी प्रकार एडिसन का भी मत है, यानी इसी तरह एडिसन भी बोलते हैं कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही संभव है। यानी जो मेन बात होती है, जो आपस की बातें होती वो दो लोगों में ही संभव है। तीसरे की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। यानी तीसरे के आने से ही वो बातचीत नहीं होता है, वो उसकी धारा बदल जाती है। फिर उस बात का उद्देश्य नहीं रहता है, उस बात का मूल नहीं रहता है। बात भट्ट जी बताते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट साहब कहते हैं कि 4 या 4 से अधिक लोगों के बीच की बातें राम रमोवल कहलाती है। आपसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं कि राम रमोवल किसे कहती है। तो राम रमोवल 4 या 4 से अधिक लोगों के बीच की बातों को राम रमोवल कहते हैं। इससे आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे कि बेन जॉनसन का मत क्या है, एडिसन का मत क्या है और राम रमोवल किसे कहते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देख ले, आप कहीं पे कॉपी में लिख लें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह निबंध बहुत ही सुंदर और जीवन उपयोगी है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित बातचीत निबंध है वो मनुष्य के जीवन में कितने उपयोगी हैं। तो आप लोगों को बताना है कि अगर बातचीत ना हो तो हम लोग सामने वाले की ना गुण जान सकते हैं, ना दोष समझ सकते हैं और उसके विचारों को भी नहीं जान पाएंगे। अगर वाक्य शक्ति नहीं रही पूरी दुनिया लुंज पुंज सी हो जाएगी, यानी गूंगी सी बैठ जाएगी। ना ही हम लोग अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, ना ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस निबंध से हमें प्रतिभाशाली संवाद शैली की विकास होता है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि इस निबंध से हमें
प्रतिभाशाली संवाद शैली की विकास होता है। यहाँ पे संवाद छूट गया, सॉरी दोस्तों। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, यानी जब लेखक यूरोप गए थे, कहने का मतलब है कि जब लेखक यूरोप गए थे तो उन्होंने बहुत सारी जगहों को देखा था, तो उनमें से एक का चर्चा इन्होंने इस पार्ट में किया है, बातचीत पार्ट में। तो देखिए क्या कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर है, यानी बात करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सन किसे कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सन यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का हुनर होता है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके प्रसंग यानी इसके उपरांत को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, यानी इनके बातों को सुनकर, इनके विचारों को सुनकर, इनकी मधुर वाणियों को सुनकर बड़ा प्रसन्न मिलता है इन्हें। इसे सौहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। गोष्ठी क्या होता है? जिसमें हम लोग सौहृदय प्रेम वाली बातों को कहते हैं, यानी मोह मोहित बातों को कहते हैं, यानी जिससे हम मोह जाए। इस सौहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें की जाती है। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए। कैसी शक्ति? तो ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने बातचीत कर ले, अपने से बातचीत कर ले। बातचीत का यही एक उत्तम तरीका है। यानी वो कहना चाहते हैं कि हम लोग खुद में ही बात करें, या कि हम लोग खुद में बात करेंगे तो सामने वालों से अगर हम लोग कभी बात करते हैं तो सामने वाले गुस्से में अगर नाराज़ हो जाते हैं तो हमसे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बन जाता है आपस में। हम लोग आपस में क्या होती है, लड़ाई हो जाती है। अगर मेरी बात उन्हें बुरी लग गई या उनकी बात मुझे बुरी लग गई तो क्या होता है, एक दूसरे के मन में दोष पैदा हो जाते हैं। तो आखिर ये तभी नहीं हो सकता है जब तक हम लोग, ये तभी इसको कम कर सकते जब हम लोग खुद से ही बात कर लें, यानी अपनी परेशानी, अपना दुख, अपना सुख खुद को ही बोल दें। क्योंकि हम अपने को बोलेंगे तो बुरा तो लगेगा नहीं, अगर दूसरे को बोलते हैं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद फिर समझ ही सकते हो आप लोग। चलिए फिर से एक बार इस लाइन को हम लोग दोहराते हैं कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसे हमेशा नोट कर ले दोस्तों, आपसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, सही बात है। इसके सौहृदय गोष्ठी को भी कहते हैं। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अपने आप से ही बात कर ले, यानी अपने आप में ही, मन में ही अपनी बातों को रखे, एक दूसरे के सामने पढ़कर नहीं करे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि पॉइंट क्या है इसके। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले लेखक, जन्म, निधन, जन्म स्थान, माता पिता का नाम हमेशा याद रखें। उसके बाद युग का नाम रखें याद। उसके बाद काल, फिर कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ लें, फिर मासिक पत्रिका का नाम पढ़ लें। उसके बाद हम लोग पाठ का सारांश हमेशा देख ले, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लेना। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने महान विद्वान के भी 2 चर्चे किए हैं, उनको भी आप लोग लिख लो, उनके मतों को भी लिख लो। फिर राम रमोवल किसे कहते हैं उसे भी आप लोग नोट कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक लेके करेंगे, और हाँ, उस क्वेश्चन बैंक को करते ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बातचीत चैप्टर बहुत ही आसान है, आप लोग इसे मज़े में पढ़ें। हिंदी का सारा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, धीरे धीरे मैं सारा वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू सो मच।